Welcome everyone, welcome to BTT and Barrister Study Guide, or this is the video of part 2 of Power Transfer Test Examination Process Complete Step by Step Guide। और हमने पिछली वीडियो में अपने पार्ट 1 में स्टेप 1 to 5 बताया था, तो अब हम डायरेक्टली आप लोग को देख सकते हैं और अब हम स्टेप 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है TQL डिसीजन लेटर का। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया अपने ईमेल को आपने एप्लीकेशन फॉर्म कर लिया, आपने पेमेंट भी कर ली 440 पाउंड की। अब आपका TQL डिसीजन लेटर का वक्त है। इसको इसमें जो है स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने मेंशन किया होता है 90 डेज़ का, लेकिन हो सकता है कि आपको विद इन 90 डेज़, हो सकता है आपको एक्सीडिंग 90 डेज़ चला जाए। और मैंने ये भी मेंशन किया हुआ यहाँ पर कि कभी कभार 2 साल तक एक्सीड हो जाता है। अच्छा, इसमें एक प्रायोरिटी रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आप उनको ईमेल करते हैं प्रायोरिटी के लिए, लेकिन वो कंसिडर जब ही होता है उनकी पॉलिसी के तहत कि जब आप यूके में मौजूद होते हैं। अगर आप यूके में मौजूद हैं, LLM करने गए हुए या PhD करने गए हुए या फॉरेन कोई भी रीज़न आप गए हुए यूके में और आपने प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट करी है, तो वो फिर भी कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में बैठ के इसकी प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे और उसको वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और टाइम के तहत ही उसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, जब आपको ये TQL का डिसीजन लेटर मिलता है बाय ईमेल आपको मिलेगा, आपको पोर्टल पे नहीं मिलता। ईमेल में आपको एक पूरा लेटर आएगा, आपको एक PDF फॉर्म में होगा वो, ठीक है, और उसमें पूरा डिसीजन आपका होगा कि आपको कितनी एग्जेम्पशन मिली है। ये मैंने क्रॉप करके आपको बताया कि इस तरीके से आपका ये लेटर में लिखा होगा कि डियर मिस्टर ये, और एप्लीकेशन करके आई राइट टू कंफर्म यू कि और एप्लीकेशन फॉर हैज नाउ बीन कंसिडर। उसके नीचे फिर आपका डिसीजन होगा कि आपको किस टाइप की एग्जेम्पशन मिली है। वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपको PDF डाउनलोड करना है और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। अब आप फ्यूचर में अभी हम आगे जितना भी प्रोसेस करेंगे वो सारी उसमें अटैचमेंट TQL डिसीजन लेटर की होगी, तो ये आपको फौरी तौर पे डाउनलोड कर लेना है। ये डिसीजन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस होता है, और ये कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में कितना एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट किया अपना, आपने कितने ऑर्डर्स लगाए हैं, कितने अच्छे ड्राफ्ट्स लगाए हैं। आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस अपना रिटर्न में भी डेमोन्स्ट्रेट करना होता है और अटैचमेंट भी लगानी होती है, ठीक है, उनके ऑर्डर्स की, सब चीज़ों की सर्टिफाइड कॉपीज़ लगानी होती है। अच्छा, ये जो ऑर्डर्स हैं और बाकी जो ड्राफ्ट्स हैं वो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया इधर कि 3 आउटकम्स होते हैं TQL डिसीजन लेटर के। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो एग्जाम्शन होगी, ठीक है, जिसमें आपको सारे वोकेशनल कॉम्पोनेंट के एग्जाम्स अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपको ये जो है ना वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो पार्शल एग्जाम्शन होगी। उसमें फिर ये होता है कि आपको जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको पार्शल एग्जाम्शन मिलती है, जिसमें आपको थोड़े पेपर्स अटैम्प्ट करने होते हैं और थोड़े में आपको रिलीफ मिल जाता है, एग्जाम कर दिया जाता है। और एक होती है कंप्लीट एग्जाम्शन, जिसमें आपको बिल्कुल भी पेपर नहीं देने होते, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता, बल्कि आप डायरेक्ट फिर आपको अपने इन्स के सेशन अटेंड करेंगे और फिर कॉल टू द बार आपकी हो जाएगी। अच्छा, नो एग्जाम्शन जो है ना ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो फ्रेश एनरोल होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूँ कि मिसकॉन्सेप्शन ना हो, जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो काउंट होगा फ्रॉम द डेट आपकी इनरोलमेंट कब हुई है। इट डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर से लॉ में थे, फील्ड में थे, प्रैक्टिस में थे, नहीं, जिस दिन आपकी इनरोलमेंट हुई है उस दिन से यूके में कंसिडर होता है कि आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश इनरोल्ड हैं तो आपको बिल्कुल ज़ीरो एग्जाम्शन मिलती है, ठीक है। और वो लोग भी यही कंसिडर करते हैं कि आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद आए, ठीक है, वरना आपको सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अगर आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पार्शल एग्जाम्शन मिलेगी। अगर आपका 5 से 10 साल का होगा तो हो सकता है आपको पार्शल मिले और हो सकता है आपको कंप्लीट एग्जाम्शन मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप नंबर 8 होता है कि जब आपको TQL आपका डिसीजन लेटर मिल जाता है तो आप अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स के लिए जो ना वो आप BPP यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बार स्टैंडर्ड बोर्ड में आपने एप्लीकेशन दी, आपका डिसीजन लेटर आया, अब बार स्टैंडर्ड बोर्ड से आपका काम हो गया ख़त्म, अब आपका काम स्टार्ट हो गया BPP यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स के लिए आप BPP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अप्रोच करेंगे,
ठीक है, जिसमें ये मैं आपको बताते चलूँ कि जब आपका लेटर डिसीजन आता है, अच्छे से तैयारी करनी है, जितने आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सब की। इट डजेंट मैटर कि आप जो है ना वो एक साथ आपको देना नहीं है। अगर आप जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स पहले देना चाहते हैं, आप पहले दें, कुछ बाद में देना चाहते हैं, आप बाद में दें। आपके इन डिसीजन लेटर में भी मेंशन होगा कि कौन से वो एग्ज़ाम्स हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको एक साथ देने चाहिए। मोस्टली प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें आपको कहते हैं कि आप कॉन्फ्रेंसिंग और एडवोकेसी एक साथ दें, ठीक है। और जो आपके रिटर्न के एग्ज़ाम्स हैं, सिविल लिटिगेशन एंड एविडेंस, वो क्रिमिनल लिटिगेशन एविडेंस, वो आप एक साथ दें, ये करके। और अगले इस तरीके से, ताकि जो है ना वो आपको सिलेबस में और स्टडी में मुश्किल ना हो, क्योंकि इनकी एक जो है ना वो कॉमन जो होती है दोनों के सब जो सब्जेक्ट्स हैं और कंटेंट है, जिसकी वजह से आपके लिए फिर इजी हो जाता है वो तैयारी करना। अच्छा, बैक टू टॉपिक आते हैं हम कि एग्ज़ाम्स जो है, जब आपके पास डिसीजन लेटर आ जाएगा तो आपके पास कभी भी डिसीजन लेटर है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम होते हैं साल में 3 बार, ठीक है। 2 बार तो कंपलसरी है, एक बार जो है ना वो कहते हैं कि कंफर्म नहीं है, लेकिन अब पिछले कई सालों से ये तीनों ही दफ़ा हो रहे हैं साल में। सबसे पहले आपके पास साल के शुरू में स्प्रिंग में होता है, जिसमें जनवरी टू फरवरी आपकी एप्लीकेशन ओपन रहती है, ठीक है। और फिर आप एप्लीकेशन करते हैं, फिर भरते हैं, और एप्लीकेशन के 1 महीने बाद, यानी कि फरवरी तक चलती है। फिर मार्च को छोड़ के अप्रैल से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, या मार्च के मिड से स्टार्ट भी हो जाते हैं अक्सर, और मई तक रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो ये जून में इनका नया सेशन की एप्लीकेशन खुलती है, समर सेशन की, और वो जुलाई तक रहती है। फिर ये अगस्त में जो है ना अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं इनके। इसी तरीके से इनके विंटर एप्लीकेशन जो होती है, उसमें भी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, और फिर वो नवंबर तक खुला रहता है, और फिर दिसंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया ना कि अक्टूबर से नवंबर का जो वक्त है, नवंबर तक रहते हैं, नवंबर का जो बाकी पूरा महीना, उसमें इनके स्टार्टिंग में एक प्रिपरेशन कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, जिसमें वो आपको जो है प्रिपेयर करते हैं। आप वो सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, और ये पेड होते हैं। मैंने अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियो देखेंगे एप्लीकेशन कैसे भरनी है, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे ये मैंने बताया कि आप बीपीपी में कैसे जाएंगे, तो ये मैंने आपको वेबसाइट दी हुई है, वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, बीपीपी बार ट्रांसफर टेस्ट, तो ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस तरीके से जैसे शो हो रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं नंबर 4 पे बीटीटी एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप फिल करेंगे, और फिल आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। वीडियो में वैसे आपको फिल करना है। फिर आपको साथ उसकी अटैचमेंट क्या करनी है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म, टीक्यूएल डिसीजन लेटर और आपका पासपोर्ट, ये तीनों आप अटैच करेंगे और ईमेल करेंगे उनको कि आप जो है वो इधर एप्लीकेशन ये दे रहे हैं आप एग्ज़ाम की, कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपने समर, विंटर या स्प्रिंग में, जो भी आपका आता है, ठीक है। जब आप उनको, अब स्टेप नंबर 9 क्या है कि जब आप उनको ईमेल करेंगे तो वहाँ से आपके पास स्लॉट की कंफर्मेशन आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आप उनको जब एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे रहे होंगे तो आप फ़ी नहीं उनको पे कर रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ आप एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, और फिर वहाँ से कंफर्म आएगा कि आया स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो एग्ज़ाम की स्लॉट अवेलेबल होगी आपके पास, और तो वो आपको ईमेल करेंगे और कंफर्म करेंगे कि हाँ स्लॉट अवेलेबल है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की ईमेल आती है, ठीक है। मैं आपको बल्कि दिखा देती हूँ, फिर हम रिवर्स पे चले जाएंगे। देखिए इस तरह की ईमेल आ रही है, ऊपर आप देख सकते हैं, कंफर्म करने के लिए कि भाई हम जो पहले आपको जवाब देंगे, और फिर नीचे अगर सेकंड वाली आप देखें तो उसमें आया कि हाँ आपकी एक्सेप्ट हो गई है और स्लॉट अवेलेबल है। और जो थर्ड वाला आप देख सकते हैं, उसमें बाकायदा उन्होंने पेमेंट का भी एरिया बताया हुआ है कि आप इस तरीके से पेमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर आपको एग्ज़ाम शेड्यूल भी दे देंगे वो साथ ही,
ठीक है, जो ईमेल आपको होगी। तो ये ईमेल में आपको ये प्रॉपर बताते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको वो फ़ी बताएंगे वो एक्सक्लूडिंग होगी वेन्यू फ़ी के। सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस आपको उन्होंने कोट करी और वेन्यू की फ़ी बाद में कोट होगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो स्टेप नंबर 10 है हमारा, जिसमें हमने बताया कि ईमेल उनको कर रहे हैं और ईमेल में हमने उनको पेमेंट जो उन्होंने हमें कोड करके दिए कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी है, वो खुद कोड करके देते हैं आपको कितनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने TQL डिसीजन लेटर लगाया, वो सब चीज़ें लगाया है। अच्छा, ईमेल करते हुए ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक तो आपने एप्लीकेशन में भी किया हुआ, ईमेल में भी आप अच्छे से मेंशन करें कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अगर आप सारे नहीं दे रहे, कुछ ही एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वो कुछ एग्ज़ाम्स का मेंशन आप करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि वो बाकी आप एग्ज़ाम्स अभी नहीं दे रहे हैं, वो बाद में देंगे आप। अच्छा, फिर यहाँ पर ईमेल का मैंने बताया कि BPP में आप पेमेंट रिसिप्ट अपने अटैच करिए और फिर वहाँ से आपको 2 दिन के अंदर कंफर्मेशन आ जाती है, ठीक है, कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। ठीक है, और फिर जब आपकी बुकिंग कंफर्म की आपको पास ईमेल आएगी, तो उसके साथ आपको वो एक्सेस देंगे BPP हब का, BPP के पोर्टल का, ठीक है, और इसके साथ आपको PDF अटैच करेंगे, उन्होंने ईमेल में अटैच किया होगा और वो PDF इस तरीके से आपको दिखेंगे, जिसमें आपके पास जैसे लिखा हुआ है बुकिंग कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट हो गया, प्रोग्राम ओवरव्यू आ गया। इस तरीके से जो है ना, ये आपके पास कंफर्मेशन होगी। बुकिंग कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपका PDF है, इसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, अपने पास रखें। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो इधर एक स्टूडेंट रेफरेंस नंबर होता है और SRN नंबर, वो आपको अपने पास मेंशन लिखना है इसको, और या तो आप यही लेके चले जाएगा या अपने पास ताकि जाना वहाँ पर आप एग्ज़ाम में ये नंबर मेंशन करेंगे आप। ठीक है, तो आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं इंशाल्लाह आगे आपको पार्ट 3 में अपडेट दूंगी स्टेप नंबर 11 से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, गुड बाय।